हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे आयोडोफोरम के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में पहला गुण है अपचयन। रासायनिक गुणों में पहला गुण अपचयन, रिडक्शन। तो देखिए, पहले मैं आयोडोफोरम लिख रहा हूं और इसके अपचयन हेतु हम हाइड्रोजन का योग करवाते हैं। तो मैं यहां दो अभिक्रियाएं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने और आप देखिए अपचयन दो तरीकों से। एक तो अपचयन करवाएंगे Zn प्लस HCl के साथ और एक अपचयन कराएंगे Zn प्लस H2O के साथ। ये आप याद रखना कि इनके आयोडोफोरम और आपके क्लोरोफोरम में दो अभिक्रियाएं हैं अपचयन की, एक ZnHCl के साथ और एक ZnH2O के साथ। दोनों में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। यहां तो ध्यान रखने वाली बात है, उत्पाद बनेगा डाई आयोडोमेथेन और यहां आपके H के साथ I भी मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसे बोलूंगा मैं डाई आयोडोमेथेन। दो I हैं तो बोलूंगा डाई आयोडोमेथेन। और यहां इसमें ZnH2O के साथ करवाने पर केवल और केवल मेथेन बनती है और HI मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब आयोडोफोरम का अपचयन Zn प्लस HCl से करवाया जाता है तो डाई आयोडोमेथेन बनती है, जबकि यदि आयोडोफोरम का अपचयन Zn प्लस H2O से करवाया जाए तो केवल मेथेन प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना। अब 2 नंबर, जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन का अर्थ है जल की सहायता से तोड़ना। कई बार तो यूं होता है कि अभिकर्मकों को हम जल डाल देते हैं और वो अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कई बार यूं होता है कि कोई प्रमुख अभिकर्मक लेकर उसे जल में घोलते हैं और फिर उनको मुख्य अभिकर्मकों में डालते हैं। तो यहां KOH पहले पानी में घोल लीजिए, फिर उसको अभिकर्मकों में मिलाइए। तो जल अपघटन में क्या होगा, आप यूं देखिए, मैं यहां आयोडोफोरम को इस प्रकार से लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। CHI3 आयोडोफोरम है और यूं करता हूं, जल अपघटन हेतु मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी 3 अणु ले लेता हूं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले लेता हूं जल अपघटन के रूप में। और ये KOH जो मैंने घोला है ये जलीय है, एक्वेटिक है। थोड़ा आप याद रखना कि मैंने इस KOH को जल में घोला है तो AQ एक्वेटिक लिखेंगे पैरों में इसके। इस प्रकार से यहां कर देता हूं। और अब देखिए आसान सी बात है, इस पोटेशियम धातु के साथ ये आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। क्यों, बता चुका हूं कि एक तरफ प्रथम वर्ग की 4 धातुएं हैं और दूसरी तरफ हैलोजन है। तो धातुएं जब होती हैं तो वो हैलोजनों के साथ संयोग कर लेती हैं, तो KI के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन बच क्या गया अपने पास, वो देखते हैं कि मध्यवर्ती यौगिक के रूप में क्या बनेगा। अपने पास C और H है और इधर OH 3 बार है। तो पहले यूं करता हूं, ये C और H सेम के सेम लिखता हूं ताकि आप लोग समझ सको। C और H सेम लिखा, इस पर 3 बॉन्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉन्ड भी तो सेम लगा लेता हूं। और यहां से I हटाया और वहां OH ले आया तो यहां OH लगा देंगे, OH इस प्रकार से लगा देंगे। ये याद रखना एक मध्यवर्ती यौगिक बना है, मध्यवर्ती यौगिक बना है। और लिखने को आप यहां यूं लिख सकते हो, जैसे आपने KI के साथ बाहर निकाला तो कितने बाहर निकाले, आपने 3 KI बाहर निकाले। चाहो तो लिख सकते हो वरना कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। और ये मध्यवर्ती यौगिक बना। अब इसमें से क्या करोगे, मध्यवर्ती यौगिक में से किसी भी साइड से आप जल का अणु बाहर निकाल दीजिए। जल का अणु जैसे मैं यूं कर लेता हूं, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां से OH और H यहां से उठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, OH और H2O बाहर निकल गया। तो मैं यहां H2O इस प्रकार से यूं लिख देता हूं माइनस करके, तो क्या बच गया CH। तो मैं लिखूंगा CH और यहां तो OH बच गया तो OH तो सेम का सेम लगा देता हूं और यहां O बच गया, इस प्रकार से यूं O बच गया। तो जानते हो कि O में हमें 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया
HCOOH फॉर्मिकमल, HCOOH फॉर्मिकमल। तो याद रखना, जब आयोडोफोरम का जल अपघटन जलीय क्यूवेट से करवाया जाता है तो फार्मिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? फार्मिक अम्ल। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी तुलना में कुछ इजी पड़ती है क्योंकि वो समझने वाली होती है, और ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी बातें तो याद ही रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, तब जाकर इस केमिस्ट्री में काम चलेगा। तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद में जल अपघटन के बाद में और तीसरा जो बिंदु है वो हम ले लेते हैं सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। तो सिल्वर लवण यानी एजी के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो तुम्हें समझाने के लिए यूं करता हूं कि मैं यहां और आयोडोफोरम लिख देता हूं, आयोडोफोरम, और यहां एजी के साथ क्रिया करवा रहा हूं, और आयोडोफोरम का एक अणु इधर भी ले लेता हूं, इधर भी ले लेता हूं एक अणु, तो फिर यूं लिख दूं तो मैं समझाने के लिए, ताकि समझ भी आ जाएगा, इस प्रकार से यूं लिख देता हूं। और यहां H, इधर भी आयोडोफोरम CHI3, इधर भी CHI3 Ag के साथ संयोग करवा रहे हैं, Ag के साथ संयोग करवा रहे हैं। तो आसान सी बात है, ये Ag है यानी धातु है, धातु के साथ ये हैलोजन है, तो धातु के साथ हैलोजन संयोग करके बाहर निकल जाएंगे। तो धातु के साथ जब हैलोजन बाहर निकलेंगे तो पहले मैं यूं लिख देता हूं, क्या बाहर निकलेगा? AgI बाहर निकलेगा, AgI बनेगा, क्योंकि I पर भी तो -1 आवेश है और Ag पर +1 है, तो Ag की संयोजकता उसके पैरों में और उधर वाले की उसके पैरों में, यानी 1-1, तो AgI बनेगा सूत्र के रूप में, AgI। तो हमने AgI इस प्रकार से यूं बाहर निकाल दिया, और कितने AgI निकाले वो तो हम बाद में इसको संतुलित करके बता देंगे। अपने पास बच क्या गया? CH इधर बच गया, CH इधर बच गया, तो मैं यहां लिख देता हूं CH, यहां भी CH, और कार्बन के बंध पूरे करने के लिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गई, एसिटिलीन बन गई। अब ध्यान देने वाली बात, 3I यहां पर, 3I यहां पर, तो 3 और 3 6 हो गए, तो यहां 6 लगा देता हूं, तो 6I हो गए, तो Ag भी तो 6 हो गए, तो फिर यहां Ag के सामने भी 6 लगा देता हूं, 6Ag और 6I दोनों बराबर है, कार्बन पहले से पूरे हैं। तो जब आयोडोफोरम की अभिक्रिया सिल्वर लवण या सिल्वर पाउडर के साथ कराई जाती है तो एसिटिलीन प्राप्त होती है। बिल्कुल रासायनिक गुण क्लोरोफोरम की भांति है, सारे नहीं है। क्लोरोफॉर्म को बहुत सारे रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है, लेकिन आयोडोफोरम इतने ज्यादा नहीं, गिने चुने रासायनिक गुण ही प्रदर्शित करती है। अगला रासायनिक गुण कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे आप आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हो। तो इसमें क्या होता है, आप आयोडोफोरम लेकर के उसकी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से करवाइए और उसमें एल्कोहलिक KOH भी आप डाल दीजिए। आयोडोफोरम की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है। तो याद रखना, CH3 के साथ N तो आप यहां से उठा लेना, CH3 के साथ N, और आयोडोफोरम का कार्बन परमाणु इस N के साथ लगा देना, तो कार्बिल एमीन बन जाएगी। और याद रखने हेतु तो आप कैसे करोगे, प्लस में क्या लिखोगे, यहां मैंने क्षार डाला है, क्षार डाला है तो कन्फर्म इस यौगिक से और जल का अणु अवश्य मुक्त होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं H2O, याद रखने के लिए। फिर एक बात ये कि ध्यान देने वाली बात, इसमें क्या होगा, जल का अणु मुक्त करने के बाद में, और आप एक बात सुन लीजिए कि यहां प्रथम वर्ग की क्षार धातु है, यहां हेलोजन भी तो है, तो क्या आएगा प्लस में? प्लस में आ जाएगा KI। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और संतुलित करने हेतु थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहां जैसे आयोडीन 3 है तो यहां तो एक ही है, तो यहां 3 लगा देता हूं, यहां 3 लगाने से आयोडाइड तो 3 पूरे हो गए, पोटेशियम 3 हो गए, तो फिर यहां 3 कर देता हूं, तो पोटेशियम भी पूरे और आयोडाइड भी पूरे। तो अब ऑक्सीजन परमाणु देख लेते हैं। ऑक्सीजन
यहां 3 नजर आ रहे हैं, यहां कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 1, तो यहां भी 3 लगा देता हूं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो ये कार्बिल एमीन बन गई, जिसे आप मेथिल आइसोसाइनाइड भी कहते हो। ये एक अरुचिकर गंध वाला पदार्थ होता है। तो कैसे लिखोगे? जब आयोडोफोरम की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, या फिर यूं बोल दीजिए कार्बिल एमीन बनती है। इतनी सी बात आपको लिखनी है। और याद रखना, यहां मैंने ये आपके जो प्राथमिक एमीन ली है वो एमीन एलिफेटिक रूप में है, यानी कार्बन वाली एमीन है। यहां एरोमेटिक एमीन भी आप ले सकते हो। एरोमेटिक एमीन का अर्थ है व्यंजन वलय वाली। तो व्यंजन वलय वाली एमीन आप चुनोगे तो इस प्रकार अभिक्रिया आप संपन्न करवा सकते हो कि यहां ये भी एक प्रकार से एमीन है, जिसको शाब्दिक रूप में एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एनिलीन बोलते हैं। एक प्रकार से प्राथमिक एमीन का उदाहरण है। ये तो एलिफेटिक रूप में कार्बन लगा इस वजह से, और ये आपकी बेंजीन वलय के रूप में, तो इसे बोलूंगा एरोमेटिक एमीन। ये तो एलिफेटिक एमीन और ये एरोमेटिक एमीन, आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और सेम वही पोजीशन कि आयोडोफोरम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं और एल्कोहलिक KOH इसमें डाल देते हैं, ALC लिख देंगे पैरों में, एल्कोहलिक KOH। और सेम वही प्रोसेस, जब आप यहां एलिफेटिक एमीन ली तो यहां एलिफेटिक यौगिक बना। अब यहां एरोमेटिक एमीन ले रहे हो तो यहां एरोमेटिक और आइसोसाइनाइड वाला पदार्थ बनेगा। तो बेंजीन वलय तो आप सेम की सेम बना दोगे और बेंजीन वलय के ऊपर आप NC बना दोगे, ठीक है ना। ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। जैसे वो मेथिल आइसोसाइनाइड था, ये वाला फेनिल आइसोसाइनाइड है। और सेम वही प्रोसेस कि इसमें भी जल मुक्त होगा, इसमें भी धात्विक हैलाइड बनेंगे और सेम वही संतुलित करोगे तो सेम वही प्रोसेस इसमें संतुलित करने में आ जाएगा, उतने की उतने परमाणु जो आपने पहले यूज किए हैं। इस प्रकार से तो ये एग्जाम में एक बार पूछी भी गई है कि आप एरोमेटिक यौगिक के साथ आयोडोफोरम की रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाओगे, तो वहां ये उत्पाद बनेगा। आपको लिखना है इस प्रकार से कि जब एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन की अभिक्रिया आयोडोफोरम और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो अरुचिकर गंध वाला फेनिल आइसोसाइनाइड पदार्थ बनता है। आप याद रखना।